नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखेंगे पहला वंश कौन सा, आपका गुलाम वंश। अगर सबसे पहला प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड पूछे तो कब से कब तक था, 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे। यहाँ पे हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से, क्योंकि यही आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। शासनकाल देखें हम तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में कराया, तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में का निर्माण प्रारंभ कराया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इसलिए कि अब देखिए इसके स्थापत्य के बारे में देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इंपॉर्टेंट करिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगम ने चौगान, ठीक है, चौगान खेलते हैं जिसको पोलो बोलते हैं, घोड़े पर जो बैठ के खेलते हैं, गेंद को ले जाते हैं डंडे की सहायता से। तो क्या होता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक बना वह बना शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की अगर शासनकाल देखें तो 1211 से 1236 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसीलिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट करिएगा कि अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो बोलेंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर एक शब्द लगा दे कि वास्तविक संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो वह था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश क्यों, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वो राजधानी लाहौर बनाया था, लेकिन लाहौर से दिल्ली बनाने वाला जो शासक था वह था आपका इल्तुतमिश। इसीलिए गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण 1231 से 1232 ईस्वी में क्या हुआ, कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा कि तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था, जो कि 40 गुलामों का क्या था, 40 सरदारों का क्या था, आपका एक समूह था। तो इसको किसने इसका निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने। और एक प्रश्न और पूछता है कि इसका दमन किसने किया, तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया था, तो वह बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन खुद इस तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सरदारों के समूह में एक सदस्य था। तो चलिए आगे हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट करिएगा कि तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी का जो आपका संगठन किसने बनाया था, तो बनाया था आपका इल्तुतमिश से। इंपॉर्टेंट क्या है इल्तुतमिश के लिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन वह मात्र 7 महीने ही शासन कर पाया। क्लियर, बहुत ही अल्पकालीन शासन रहा उसका। रुकुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली की जनता को रुकुद्दीन को सत्ता से बेदखल करके रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। और यही रजिया सुल्तान भारत की पहली क्या है, आपकी कहें महिला शासिका या पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, आपकी रजिया सुल्तान। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है, प्रश्न नहीं देखेंगे, अगला शासक देखते हैं। रजिया सुल्तान का अगर हम देखें तो रजिया सुल्तान जो थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसका जो शासन वर्ष था 1236 से 1240 ईस्वी तक। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था।
दिल्ली के 23 सुल्तानों में से रजिया सुल्तान एकमात्र सुल्तान थी जिसने जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। तो दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो भी 23 सुल्तान हुए थे उसमें से रजिया सुल्तान जो एक थी, एकमात्र ऐसी आपकी शासक थी जो कि जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, जनता के समर्थन से राजा बनी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। रजिया ने एक अबीसियन मालिक, ठीक है, एक अबीसियन मलिक याकूत को अमीर आखुर क्या एक पद होता था, कौन सा पद होता था? अश्वशाला का प्रधान, जो आपका जो अश्वशाला होता था जहाँ घोड़े रखने का, यानी कि घोड़ों का जो आपका वो समूह था, उसका प्रधान कौन था? अबीसियन एक व्यक्ति था, कौन? मलिक याकूत को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल से राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। अमीरों ने रजिया के भाई बहरम शाह को 1240 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठाया। बहरम शाह ने रजिया को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। बहरम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन शाह ने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ एग्जाम में इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। बहरम शाह और अलाउद्दीन शाह ये दोनों नाम मात्र के सुल्तान थे। इनके शासनकाल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में, जो तुर्क चगलगानी जिसका इल्तुतमिश ने गठन किया था उसके हाथों में थी। चलिए, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में देख लेंगे, 1246 से 1265 इसके बारे में पूछता है एग्जाम में कि शासनकाल में भी समस्त शक्ति किसके हाथ में थी? बलबन। ठीक है, उसने बलबन को 1249 ईस्वी में उलुग खां की उपाधि दी थी। तो बलबन को उलुग खां की उपाधि पूछता है किसने दिया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर चलाता था। ठीक है, शासक होने के बाद भी वो कुरान की नकल यानी कुरान लिखता था और टोपी सीकर चलाता था। तबाकत ए नासिरी का लेखक मिनहाज सिराज नसीरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी था। ठीक है, तबाकत ए नासिरी का जो लेखक है मिनहाज सिराज नसीरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का आपका मुख्य काजी था। तो आगे हम देखेंगे, नसीरुद्दीन की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो गई। उसके बाद क्या होता है कि बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। अब बलबन आ गया दिल्ली के गद्दी पर। अब आगे देखेंगे कहानी। बलबन जो था 1265 से 1285 ईस्वी तक सत्ता पे था, या सत्ता उसके हाथ में थी। तो दिल्ली का पहला शासक था बलबन। 1265 दिल्ली का पहला शासक था जिसने दिल्ली का ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए थे। क्या विचार प्रकट किए थे? बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की वीर नायक अफरासियाब का वंशज मानता था। बलबन एक क्रूर शासक था। इसने अपने विरोधियों के साथ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति मतलब ब्लड, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, इसी ने सिजदा प्रथा इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, सिजदा प्रथा किसने चालू किया था? बलबन ने, जो कि झुक कर नमस्कार करना एवं पाबोस या पैबोस जिसको बोलते हैं प्रथा क्या होता है? सुल्तानों के पाँव को छूना या चूमना बलबन के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। तो सिजदा और पाबोस किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। बात करते हैं बलबन के शासनकाल में फारसी परंपरा नौरोज उत्सव का आरंभ हुआ था। तो नौरोज उत्सव का, ठीक है, भारत में प्रारंभ करने वाला शासक का नाम क्या था? आपका बलबन। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना, जो अत्यंत विलासप्रिय था। ठीक है, अत्यंत क्या था आपका? विलासप्रिय। और यहाँ पे हम देखेंगे अमीरों के एक गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैकुबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का क्या हो गया था? अंत। तो आज का वीडियो यही गुलाम वंश पे ख़त्म होता है। कल आएंगे नए वंश के साथ। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।